के बाद कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। जाहिर सी बात है, जहां पे जो पार्टी चुनाव जीती है उसको जश्न मनाने का हक है, लड्डू बांटने का हक है। लेकिन जो लोग चुनाव में हारे हैं उनको मारने का, पीटने का, उनके कार्यालय जलाने का, हिंसा करने का या उन पार्टियों के समर्थकों को सड़कों पर पीटने का अधिकार किसने दिया है? यह कौन सा लोकतंत्र है? जो दृश्य और तस्वीरें बंगाल से आ रही हैं और पूरा का पूरा गोदी मीडिया खामोश है, केंद्र की मोदी सरकार खामोश है। क्या हम बंगाल को मणिपुर बनाना चाहते हैं? क्या हम बंगाल में हिंसा को एक एक इलाके में पहुंचाना चाहते हैं? यही तो खतरा है बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी जिन क्षेत्रों में उसका उदय होता है वहां हिंसा का उदय होता है, गुंडागर्दी का उदय होता है, लोगों के अधिकारों को कुचलने की शुरुआत होती है। और यही बंगाल में हो रहा है। और आप देखिए कि पूरा का पूरा गोदी मीडिया खामोश है, केंद्र की मोदी सरकार खामोश है। अब वो केंद्रीय सुरक्षा बल दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब वो चुनाव आयोग कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसकी सख्ती कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी साबित क्या करना चाहती है कि वो राज्य दर राज्य चुनाव जीतकर अपने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा के, गोदी मीडिया का गलत इस्तेमाल करके, चुनाव आयोग को अपना एजेंट बना के चुनाव जीतकर और गुंडागर्दी हिंसा करेंगी। क्योंकि यह आपको सोचना होगा कि देश तो आपका है। क्या हम इस देश के एक हिस्से में हो रही हिंसा पर खामोश रह सकते हैं या उसको जायज ठहरा सकते हैं? कल मैंने देखा कि वहां पे लेनिन की मूर्ति तोड़ी जा रही थी। मैंने देखा कि किस तरीके से बंगाल में टीएमसी के कार्यालय जलाए जा रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। बनर्जी की एक रिश्तेदार पोलिंग बूथ पे जा रही हैं, उनको भाजपा के गुंडे अपमानित कर रहे हैं। तो इससे बंगाल मजबूत होगा क्या? इससे यह देश मजबूत होगा क्या? इससे आपके बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, देश तरक्की के रास्ते पे पहुंच जाएगा, पानी बिजली की सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी, सड़कें बन जाएंगी। ऐसा होगा क्या? आपको रोजगार मिल जाएगा? नहीं, एक नया रोजगार आपको मिल गया, हिंसा का रोजगार, गुंडागर्दी का रोजगार, अवैध वसूली का रोजगार, तानाशाही करने का रोजगार। यह रोजगार मिल गया बंगाल में आपको। तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह रोने धोने का समय नहीं है, रोने धोने और निराश होने का समय नहीं है। जब अत्याचार बढ़ने लगे तो अत्याचार से लड़ने वालों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, अत्याचार के खिलाफ बोलने वालों की ताकत भी बढ़नी चाहिए, वरना तो यह अत्याचार असीमित हो जाएगा। मैं देख रहा था कहीं अखबारों में छपा था 70% भारत के हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। तो क्या 70% हिस्से पर नहीं, मैं मान लीजिए 100% हिस्से पर भी भारत के भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाए तो उसको गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल जाता है। फिर इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, फिर इस देश में हिटलर का राज आ गया। अगर 100% हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाए तो वो जो जिसके घर में घुस के चाहेंगे उसको जला देंगे, मार देंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, रास्ते पर चलने नहीं देंगे, महिलाओं के साथ अभद्रता करेंगे, श्री रामकृष्ण परमहंस जी का आश्रम उजाड़ेंगे, ये करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये रोने धोने निराश होने का समय नहीं है, बल्कि इनसे और लड़ने की रणनीति बनाने का वक्त है। देखिए, चुनाव के लिए जो तंत्र इन्होंने विकसित कर लिया है अपना, हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाते हैं, ईडी सीबीआई पुलिस का दुरुपयोग करते हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल लगाते हैं, चुनाव आयोग के जरिए एसआईआर के माध्यम से लाखों करोड़ों वोट कटवाते हैं और उसके बाद चुनाव जीत जाते हैं। कहते बहुत लोकप्रिय है, बहुत लोकप्रिय हो गए मोदी जी, चोरी करके लोकप्रिय हो गए मोदी जी, लोकतंत्र को लूट कर लोकप्रिय हो गए मोदी जी,
चुनाव में धांधली करके लोकप्रिय हो गए मोदी जी, बहुत लोकप्रिय हो गए मोदी जी। चल रहा है, ढोल पीटा जा रहा है, गोदी मीडिया लगा हुआ है गुणगान में। लेकिन इस तरह से इस देश की जो खूबसूरती है, विविधता में एकता, भारत की विशेषता जो है वो खत्म हो जाएगी निश्चित तौर पे, ये मान के चलिए। इतना विभाजन कर दिया इन्होंने समाज के अंदर कि बहुत मुश्किल वक्त है, इसमें आप सबको एकजुट होकर इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। किसान आंदोलन इस बात का उदाहरण है। 1 साल तक देश के किसानों ने बगैर किसी राजनीतिक दल के सपोर्ट किए, हम लोगों ने पार्लियामेंट में सपोर्ट किया वो अलग बात है, लेकिन बिना किसी राजनीतिक दल के समर्थन के अपनी किसानों की शक्ति की बदौलत मोदी जी की इतनी बड़ी तानाशाह सरकार को झुकाने के लिए मजबूर किया किसान आंदोलन ने। ऐसा ही कुछ बड़ा आंदोलन इस देश में चुनाव की निष्पक्षता को बनाने के लिए खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा ही एक बड़ा आंदोलन जाति, धर्म, दल सब कुछ भूल के इस देश के हित में, लोकतंत्र के हित में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान के हित में, इस देश के चुनावी व्यवस्था को बचाने के लिए, इस देश में हो रही चुनावी धांधली से मुक्ति पाने के लिए एक बड़ा जन आंदोलन मिलकर करना पड़ेगा, संसद से लेकर सड़क तक। और एक लंबी लड़ाई है, नहीं कि एक दिन में या 1-2 महीने में रैलियां, सभाएं करके ये चीजें आप ठीक कर सकते हैं, नहीं। इसके लिए एक बड़ा मन, जनमानस का तैयार करना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही आप निराश होते रहेंगे, एक हार मिल गई तो चुपचाप घर बैठ जाए, आपके पास कई विकल्प हैं। आप बंगाल के चुनाव के परिणाम के बाद यह मानकर के अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, चुपचाप घर भी बैठ सकते हैं। अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए नौकरी करें, सुबह से शाम उन्हीं के बीच में टीवी देख के खुश रहें, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपको खुश नहीं रहने देंगे, कभी महंगाई से मारेंगे, कभी कोई अभद्रता करके आपको अपमानित करेंगे, कभी किसी इलाके में घुस के गुंडागर्दी करेंगे, तो वो सब कुछ होगा। आपको तय करना, अगर इस देश से प्यार है तो कैसा देश आप चाहते हैं, कैसी राजनीति आप चाहते हैं, कैसा नेता अपने लिए आप चाहते हैं। वो जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, सड़क की बात करें, या वो जो कहे कि हमें शमशान बनाना है गांव गांव में, जो ये कहे कि हम तो मछली खा रहे हैं इसलिए हमको वोट दे दो, मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, कहे कि हम तो कपड़े देख के पहचान लेते हैं, जिसके राज में लाखों करोड़ रुपए का लोन अपने चंद पूंजीपति मित्रों को दे दिया जाए, जिसके राज में देश की तमाम लाखों करोड़ की संपत्तियां अपने एक दोस्त को दे दी जाए, और उसके बावजूद हमें किसी बात पे गुस्सा नहीं आता। आपको 2-3 चीजें करना पड़ेगा। ये गोदी मीडिया का तो मिलकर आपको बहिष्कार करना पड़ेगा। इसका एकदम से जब तक आप ये गोदी मीडिया के टीवी चैनल देखते रहेंगे, आपका मानस स्वस्थ हो ही नहीं सकता, आपका मन ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी नफरत आपको परोसी जा रही है, दिन रात आपके दिमाग में झोंकी जा रही है, और देश का माहौल खराब कर दिया गोदी मीडिया ने। आपको रणनीति बनानी पड़ेगी कि कैसे चुनाव निष्पक्ष हो इस देश के अंदर, कैसे लोकतंत्र के अंदर अपनी भागीदारी जनता ईमानदारी से सुनिश्चित कर सके। आप देखिए, तमिलनाडु में 1 सीट मिली है बीजेपी को, सिर्फ 1 सीट, क्योंकि वहां जानते थे कोई धांधली करेंगे तो पकड़े जाएंगे। केरल में 3 सीट मिली है, क्योंकि जानते थे वहां धांधली करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो उन राज्यों में इन्होंने कुछ नहीं किया। तो आपके पास, जैसा मैंने कहा कि कई तरह के ऑप्शन हैं, कई तरह के विकल्प खुले हुए हैं। एक विकल्प ये भी है कि इन सब परिस्थितियों को देख के आप आंख पर पट्टी बांध के चुपचाप घरों पर बैठ जाइए, या फिर सड़कों पर निकलकर इनके खिलाफ आवाज उठाइए, सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाइए, या फिर आप कुछ ना कुछ तो 10 मिनट देश के बारे में सोचिए और क्या बेहतर कर सकते हैं वो सोचिए। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की हिंदू मुसलमान की राजनीति, हिंसा की राजनीति,
जातियों के बीच में भेद पैदा करने की राजनीति अच्छी है देश के लिए, तो फिर ठीक है, फिर तो जैसा चल रहा है वैसे चलेगा। आप बेरोजगारी की मार झेलते रहेंगे, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलेगा, अग्निवीर की योजना के जरिए आपका हक मारा जाएगा, देश के चंद पूंजीपतियों के हाथ देश का सौदा किया जाएगा, काला धन लूट लूट के इस देश से लोग फरार हो जाएंगे। ये तो होता रहेगा, महंगाई आसमान पे जाएगी, और इन सब के बावजूद ये बताया जाएगा कि महामानव है, महामानव है, महामानव है, और उसके राज में आप चुप रहिए और खुश रहिए। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे इस देश के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के 190 साल के शासन में, जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, सूरज नहीं डूबता था का मतलब पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, हर जगह पूरी दुनिया में अंग्रेजों का राज होता था। वो शक्तिशाली अंग्रेजों का शासन, उस समय भी कुछ लोग थे जो अंग्रेजों के सिपाही बन के उनके इशारे पे नाचते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, अंग्रेजों के कहने पे अपने हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के ऊपर कोड़े बरसाते थे, जेल में यातनाएं देते थे, उस समय भी लोग थे। तो आप इन जो तानाशाह सरकार है मौजूदा मोदी अमित शाह की, इसका हिस्सा भी बन सकते हैं, इनके गुणगान करने के लिए, इस देश के लोगों के ऊपर कोड़े बरसाने के लिए उनके साथ खड़े हो सकते हैं। या फिर आप ये सोचिए कि 190 साल तक हमारे उन महान क्रांतिकारियों की मानसिकता क्या रही होगी, क्योंकि उनके सामने तो बिल्कुल अंधेरा था, वोट का अधिकार नहीं था, अपनी कोई सरकार नहीं थी, पैसे का कोई संसाधन नहीं था, गांव गांव में लोगों के बीच में घूम के लोगों को संगठित किया भारत को आजाद कराने के लिए। 190 साल तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, शहीद आजम भगत सिंह के नेतृत्व में, शहीद खुदीराम बोस के नेतृत्व में, शहीद अशफाक उल्लाह के नेतृत्व में, एक लंबी तादाद इस देश के अंदर रही है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को बचाया और आजाद कराया। निराश नहीं हुए, घर नहीं बैठे, ये नहीं माना कि हमको गुलामी का ही जीवन जीना है। तो अगर आपको लगता है कि सरकार की तानाशाही से आपको मुक्ति पानी है, अगर आपको लगता है इस देश के लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, अगर आपको लगता है कि चुनावी तंत्र पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है और जैसे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने आपको फिर से कहा, ईडी सीबीआई पुलिस का दुरुपयोग करके, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार का दुरुपयोग करके, हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा के और पूरी की पूरी सरकारी तंत्र के ऊपर कब्जा करके, इस तरह से लाखों वोटों की हेरा फेरी करके जैसे बीजेपी चुनाव जीत रही है, अगर ये चलता रहा तो राज्य ये चुनाव जीतते जाएंगे, तानाशाही को बढ़ाते जाएंगे, गुंडागर्दी को बढ़ाते जाएंगे। और अगर आपको इनकी तानाशाही के खिलाफ लड़ना है तो सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठानी पड़ेगी, और पहली आवाज तो होनी चाहिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, चुनाव को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव देश के अंदर कराने के लिए। जय हिंद।